प्रॉपर्टी में लिमिटेड राइट से मतलब ये निकलता है कि शी हैज़ टू सर्वाइव ऑन द प्रॉपर्टी ओनली। वो प्रॉपर्टी पर सर्वाइव तो करेगी लेकिन उसके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा, एलिनेशन का राइट नहीं होगा। हाँ, तो उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी। उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी और रिवर्स होकर वो वैसे चलेगी जैसे इनहेरिटेंस में बाकी चल रही थी। तो पहले ऐसा था 1937 से पहले कि राइट ही नहीं दिया। 1937 के बाद लिमिटेड राइट दिया और 1956 के बाद जब उसमें अमेंडमेंट आया तो फिर एब्सोल्यूट राइट दे दिया। फिर एब्सोल्यूट राइट का डिवीज़न जो पहले चला था वो विडो और विडो के बच्चों में चलता था। तो पहले दो हिस्से होते थे विडोज के, और दो विडो हैं अगर तो दो हिस्से होते थे, फिर विडो की प्रॉपर्टी आगे चलती थी। लेकिन फिर बाद में उसको भी ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, बच्चे सब इक्वल मानेंगे और विडो का जो हिस्सा है ना, हस्बैंड का जो हिस्सा लगता है कोपर्सनरी में, वो हिस्सा दो विडोज में बांट देंगे अगर दो या तीन है तो। मतलब एक पार्ट बनेगा, एक हिस्सा बनेगा और उस एक हिस्से को डिवाइड करेंगे। नहीं सर, दो विडो है और दो बच्चे हैं तो हाँ, तीन हिस्सा बनेगा, एक बच्चों को जाएगा और एक में से हाँ ऐसे। अगर उसके एक से ज़्यादा विडो हैं तो कोपार्सनरी ब्रेक की आपने, कोपार्सनरी ब्रेक करते समय दो हिस्से लगाए, मतलब हिस्से लगाए, तो एक हिस्सा पति का था और बाकी कोपार्सनर्स का था, पति का कोपार्सनर्स का। अब पति जब मर गया तो उसका हिस्सा उसकी विधवा को मिलेगा, तो उसके एक विधवा है तो एक को ही मिलेगा, दो हैं तो उतना ही हिस्सा दो में डिवाइड होगा, तीन है तो तीन में डिवाइड होगा। लेकिन पति के साथ ज्वाइंट मानेंगे उसकी विधवा को, पति से अलग नहीं मानेंगे और बच्चों को अलग मानेंगे। तो बच्चों के हिस्सों के साथ पति का हिस्सा जो लगेगा उसमें सक्सेशन पाएगी उसकी वाइफ। अब तो डबल का चक्कर ही नहीं है ना। और वैसे भी प्रॉपर्टी से तो पहले मतलब लड़कियों को नहीं मिलता था 1937 के बाद। हाँ, 1937 के बाद लड़कियों को नहीं दिया। हाँ, 1976 से 78 के बाद फिर लड़कियों को देना शुरू किया और उसके लड़कियों में भी वो जो अनमैरिड डॉटर होती थी उसको दिया था। आफ्टर मैरिज वो राइट ख़त्म कर दिया था 2005 के बाद। आफ्टर मैरिज भी वो राइट आगे चल दिया। लेकिन मैंने आपको बताया वो कितना खतरनाक है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक हथियार इस्तेमाल किया और ये ऐसा हथियार था 2005 में जो लगाया गया कि इसको वापस लेना भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है। पहले वो देश को कन्विंस करे कि इसके नुकसान कितने हैं, तो वो बताए कि इसके कितने नुकसान हैं और दूसरे तरह से लड़कियों को सेव करने की कोशिश करें, तो वो कहीं ना कहीं लड़कियां सेफ हों शादी के बाद भी। तो ऐसी व्यवस्था उसने पहले करनी चाहिए, तब इसको कहीं अमेंड कर पाएगा। अदरवाइज जो राइट दे दिया है वो राइट वापस लेना बहुत मुश्किल है। और मुकदमेबाजी इतनी बढ़ गई है इसके चक्कर में कि हमारा पूरा देश परेशान है आज की तारीख में। सोचने की बात है कि महिलाएं जिसकी शादी हो गई वो नहीं चाहती कि वो अपने भाई से हिस्सा ले, लेकिन उसका पति नहीं चाहेगा क्या? ये एक मुश्किल बात है। तो अब उसके पास दो में से एक ऑप्शन चूज़ करना है उसने, पति को चूज़ करे या भाइयों को चूज़ करे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले पति को चूज़ करती है, भारतीय महिला है। तो पति को उसने चूज़ किया तो अपने मायके से संबंध खराब कर लिए, और अगर पति को चूज़ कर भी, पति को नहीं चूज़ किया तो भी मायके से संबंध खराब हो गए। मतलब मायके में मना करने के बावजूद मायके में कहती नहीं नहीं तुम अपने पास रखो, तो भी संबंध खराब होते हैं, क्योंकि फिर वो एरोगेंसी आ जाती है राइट्स की। वो जब जाती है ना भाई दूज रक्षाबंधन पे, तो भाई के पास अगर 101 रुपया है तो वो कहेगी कि तूने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और 101 दिखा रहा मेरे को, मैंने तो तेरे लिए इतना कर दिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ दी।
और तू 101 दिखा रहा है। अरे ब्याज के बराबर तो देता कम से कम। अब ब्याज कितना, साल भर में एक बार जाती है, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का ब्याज तो 10 लाख हो गया, और 10 लाख उस प्रॉपर्टी की आउटकमिंग नहीं है, 10 लाख रुपया उससे कमाई नहीं है, तो वो बेच के ही दे। अब भाई से अच्छी पटती है लेकिन भाभी से अच्छी पटेगी ये कैसे पता? तो अब भाभी के पास गई तो वो अपने कहती मेरा घर है, और वो कहती मैं इसमें 25 साल रही, मेरा घर है। सास की भी आदत ऐसी बन गई, उसने कहा नहीं ये तो अभी आई कल से, ये तो मेरी बेटी है, इसने ये जन्म लिया, तो जन्म के आधार पर इसका पहला अधिकार बनता है, दूसरा अधिकार बहू का बनता है। तो बहू कह रही मैं शादी होकर आई हूं, मेरा पूर्ण अधिकार बनता है, ये तो बाहर की थी चली गई। तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, और प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो क्या, भाई से तो ठीक थी लेकिन भाभी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो वो उससे कहती मेरी प्रॉपर्टी पर ऐश कर रही है तू यहाँ, जो मैंने छोड़ के गई। तो कहती तू तो चली गई थी, तो मैं तो यहाँ शादी हो गई। बोले ठीक है, कानून पढ़ पहले, कानून तो कहता है मेरी ये संपत्ति है, तो मेरे को ये जो दिखा रही है ना नक्शेबाजी, ये मेरी संपत्ति पर ही दिखा रही है। डिस्प्यूट होते होते इतना बढ़ गया, उसने कहा लाओ दावा कर ही देते हैं, तब इसको समझ में आएगा। भाई की चिंता उसने नहीं है, उसने चिंता भौजाई की है कि ये आराम ना कर ले मेरी प्रॉपर्टी पर, तो उनने उसके ऊपर कर दिया। अच्छा वो इधर झेल रही थी, इसमें कुछ शरीफ महिलाएं भी हैं जिन्होंने कहा नहीं हमें लेना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए हमें लेना ही नहीं है, हमें उस घर की तरफ देखना नहीं है। अब उसकी ननद ले गई थी तो अब उसके पास शॉर्टेज हो गई, तो कह रही अब हम अपना गैप कैसे पूरा करें, तो फिर वो भी चली गई बेचारी मायके में दावा करने के लिए। अब मायके में भी दावा कर दिया, 2 ही 3 रिश्ते होते हैं सबके, कहाँ या तो मायका सबसे बड़ा रिश्ता है उसका, या फिर दूसरा ननद उसकी सबसे बड़ी रिश्तेदार बनती जो लॉन्ग टाइम चलती है। ये 2 रिश्ते सबसे ज्यादा चलते हैं। पति से रिश्ते के बाद पति पत्नी का रिश्ता तो अटूट रिश्ता है, और उससे मजबूत कोई रिश्ता नहीं है। हस्बैंड वाइफ से मजबूत कोई रिश्ता नहीं है। लाइफ टाइम में वो इतना अपनी माँ बाप के साथ नहीं रहेगा जितना वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा या रहेगी। तो वो सबसे बड़ा रिश्ता है, और एंड तक वो निभाया जाता है। बाकी सारे रिश्ते झूठे पड़ सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता झूठा नहीं होता कभी। झूठे से पड़ने से मतलब वो चले जाएंगे एक समय पर, भाई कितने समय तक रहेंगे, वो चले जाना है उन्होंने। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो लाइफ टाइम अंतिम पड़ाव तक रहता है। लड़के भी चले जाते हैं, लड़कियां भी चली जाती हैं, बहुएं भी मुंह घुमा लेती हैं, नाती पोते मुंह घुमा लेते हैं, लेकिन वो दोनों सिमिलर मेंटेलिटी के रहते हैं। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, एक दूसरे को समझने लगते हैं। इसको खांसी आती है तो क्या देना है, और इसको जुकाम आता है तो क्या करना है। पति भी समझने लगता है कि पत्नी को ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, मैं कैसे इसको हैंडल करूं। ये इसका मूड खराब होता है तो क्या करना है, और इसका मूड सही होता है तो क्या करना है। और पत्नी को भी ये मालूम होता है कि मेरा पति एड़ा है, और ये कब सुधरता है, किस समय इसको हमको यूटिलाइज करना है। तो वो फिर लाइफ जो है स्मूथ चलने लगती है एक समय के बाद। तो उससे मजबूत कोई रिश्ता। अब उस बॉन्डिंग के बाद उसके पास रिलेटिव है तो कौन, एक उसका मायका है जो लाइफ टाइम चलेगा, जब तक वो मरेगी नहीं तब तक वो याद करेगी मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा घर, मेरी भाई, मेरी बहन, और वो इलस्ट्रेशन देती रहेगी। जब मैं छोटी थी तो मेरा भाई ये करता था, जब मैं छोटी थी तो मेरी बहन ये करती थी, ये ऐसी थी, वो वैसी थी, मेरी माँ ये कहती थी। क्योंकि वो उसने जो बचपन जिया है ना, वो दोबारा तो जी नहीं सकती। उसने तो एक ही टाइम में बचपन जिया था, और जिसके साथ वो बचपन जिया था उसकी तो उसको भूल कैसे जाएगी, उसने तो याद रखनी थी। तो एक रिश्ता वो हो गया जो उसके भाई बहन के साथ है, और दूसरा रिश्ता वो हो गया जब वो शादी होकर आई थी तो उसके पति की एक बहन थी, तो पति का रिश्ता हो गया सबसे स्ट्रांग उसकी बहन के साथ जो लाइफ टाइम चलने वाला है। और उसका अपना रिश्ता अपने भाई के साथ है जो लाइफ टाइम चलने वाला है। और चूंकि वो दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, इसलिए ये 2 ही रिश्ते उनके सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सबसे लॉन्ग लाइफ रहते हैं, और दोनों रिश्ते खराब कर दिए। 2005 के अमेंडमेंट ने दोनों रिश्ते खराब कर दिए। नाम तो दिया महिला संरक्षण का, लेकिन सच उसके पीछे बहुत कुछ है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कानून बनाते हैं, हमको अंदाजा नहीं होता कि ये कानून कितना डेंजरस सिद्ध हो सकता है। हम बार बार कहते हैं, जब हम
वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं कि लिटन ने ये गलती कर दी, उसका नतीजा ये निकला। हम कहते हैं कि डलहौजी ने गलती कर दी, उसका नतीजा ये निकला। डलहौजी की कहते हैं हड़प नीति ना आई होती तो 1857 की क्रांति ना होती, क्योंकि जनता ने आंदोलन करना नहीं है और राजा मस्त थे, तो आंदोलन का नेतृत्व कौन करे? बिना नेतृत्व के आंदोलन कैसा? जब राजाओं के ऊपर पड़ी हड़प नीति में, तो राजाओं ने तलवार खींची तो जनता उनके पीछे पीछे थी, तो 1857 की क्रांति हो गई। फिर दूसरी जो उसके बाद सबसे बड़ी क्रांति हुई वो बंगाल विभाजन था। तो कहते हैं बंगाल विभाजन अगर ना हुआ होता तो उस समय हिंदुस्तान की फोर्सेस इकट्ठी ना हुई होती, मतलब जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं वो इकट्ठे एक मंच पर ना आए होते। तो बंगाल विभाजन सबसे बड़ी गलती थी अंग्रेजों की, जिसकी वजह से पहली बार भारत में एक क्रांतिकारी आंदोलन 1857 के बाद हुआ। और वो क्रांतिकारी आंदोलन की जो नींव डाली ना बाल गंगाधर तिलक ने, तभी उनको अनरेस्ट का जनक कहते हैं, भारतीय अशांति का जनक। हम कहें कि भारतीय स्वतंत्रता का जनक तो ठीक होगा, लेकिन हमारी किताबें आज भी चूंकि गुलामी मानसिकता से लिखी हुई, इसलिए भी अशांति का जनक ही बताते हैं उसको। देखा है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। तो कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति का जनक था। हमारे तो क्रांति का जनक था, हमारी तो क्रांतिकारी एक्टिविटी पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने चलाई। उससे पहले तो क्रांतिकारी एक्टिविटी हम जानते नहीं थे कैसी होती है। 1857 में राजाओं ने की थी, उसमें जनता ने मतलब नहीं था। लेकिन पहली क्रांति जो जनता ने की वो बंगाल विभाजन ही था, जिसको स्वराज आंदोलन कहा गया, जिसके प्रोडक्ट बाल गंगाधर तिलक निकले, लाला लाजपत राय निकले और विपिन चंद्र पाल निकले और अरविंदो घोष। ये चार बड़े लीडर उसमें उभर के आए जिन्होंने देश के अलग अलग कोनों पर नेतृत्व किया। किसी ने बंगाल का किया, किसी ने मद्रास का किया, किसी ने लाहौर का किया, किसी ने मुंबई का किया। और ये महानगर थे और यहीं पर अंग्रेज सत्ता विराजमान थी इन स्थानों पर। यहाँ बड़े बड़े आंदोलनकारी उभर गए। वो सिर्फ और सिर्फ 1857 वो 1905 का विभाजन ही था जो इनको पूरे देश के इन नेताओं को एक मंच पर ले आया और उसने बड़ा आंदोलन कर दिया और अंग्रेजों की नींव हिला दी। पहला आंदोलन था ऐसा जो जनता ने लड़ा था। उससे पहले जनता ने हमारे यहाँ कभी आंदोलन नहीं किया। 1000 वर्ष गुलाम रहे, लेकिन जनता ने कभी कुछ नहीं किया। पहली बार जनता 1905 में एक मंच पर आई। तो गलतियां शासक भी कर जाते हैं, अंग्रेज चाहते होंगे क्या कि सब इकट्ठे होकर मेरे ऊपर हावी हो जाएं। हड़प नीति डलहौजी की क्या जानती होगी कि ऐसा आंदोलन हो जाएगा। बंगाल विभाजन से पहले भी अफगानिस्तान अलग कर चुके थे वो, और म्यांमार अलग कर चुके थे बर्मा को। अफगानिस्तान और बांग्लादेश म्यांमार तो हमारा हिस्सा था, अंग्रेजों के समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको अलग किया एडमिनिस्ट्रेशन करने के चक्कर में कि आंदोलन अगर हो तो पूरा क्षेत्र न जाए, ये अलग अलग टुकड़े निकाल दो। तो बर्मा उन्होंने अलग कर दिया, अफगानिस्तान अलग कर दिया, अब बचा ये बाकी हिंदुस्तान। तो ऐसा उन्होंने सोचा नहीं होगा कि बंगाल का विभाजन करेंगे तो फिर बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। लेकिन बंगाल का विभाजन उनके लिए बड़ा विनाशकारी सिद्ध हुआ और बंगाल के विभाजन ने वो क्रांति जगाई कि 40 वर्ष बाद देश छोड़कर जाना पड़ा। तो ये गलतियां सरकारें करती हैं ना जानते हुए भी। 1905 की जो गलती की है सरकार ने, वो भी मुझे 2005 की जो गलती की है ना, वो भी मुझे लगता है देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। 100 वर्ष बाद एक बड़ी गलती शासकों ने की। 1905 के बाद अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया और कोई गलती नहीं की उन्होंने अपनी तरफ से। 1905 के बाद कोई ऐसी पॉलिसी बड़ी नहीं आई, सिर्फ जलियांवाला बाग का कांड हुआ, लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता हो। 1909 में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, 1919 में रिफॉर्म आया, वो 1909 में मुरली मिंटो रिफॉर्म आया, 1919 में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। रिफॉर्म लाकर लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई बड़ा कानून नहीं बनाया जिससे कि भारत में बहुत बड़ी अशांति फैल जाए। रॉलेट एक्ट जरूर आया था जिसने अशांति फैलाई थी। ठीक 100 वर्ष बाद
1905 और 2005, ठीक 100 वर्ष बाद भारतीय सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की, ये सोच के कि इससे अच्छा होगा। हो सकता है कि उनका इंटेंशन गलत हो, लेकिन हम तो यही कहें कि सरकार ने अगर बहुत सोच समझ के किया था तो अच्छा ही किया होगा, अच्छा सोच के किया होगा, लेकिन उसके परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं देश में, ये दिख रहा है। इसलिए अगर महिलाओं को सेव करना था तो उसके दूसरे साधन हो सकते हैं। दूसरे साधन क्या हो सकते हैं? अगर महिलाओं को सेव करना तो क्या क्या कर सकते हैं आप? बस इतना सा काम कर दीजिए कि मैरिज के बाद पति अपनी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट नहीं कर सकता। और जो लड़की के नाम पे ही रहे, ट्रांसफर तो भी ना हो। नहीं, लड़की के नाम पे नहीं रहे, लेकिन सोल्ड आउट न करने की एक कंडीशन डाल दो, बोथ की कंसेंट चाहिए। एडॉप्शन करते हो, बोथ की कंसेंट चाहिए। हाँ, और क्या, पत्नी है तुम्हारी, कोई पड़ोसन थोड़ी ना है कि सेल्फ मेड है कि वो है, पत्नी है तुम्हारी, जीवन भर साथ रखने का आपने वचन दिया है, 7 फेरे लिए हैं, और वो अपना घर छोड़ के आई है। आप महिला की दृष्टि से देखो ना कि कितना बड़ा त्याग। हम लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, पड़ोस के घर में रहने को तैयार नहीं होते। 2 दिन अगर गड़बड़ हो जाए, घर में सफाई होती तो पड़ोसी घर में रहने को तैयार नहीं होते। मित्र क्या 4 दिन रुकते हैं तो भागते हैं अपने घर। वो सब छोड़ छाड़ के अपना बचपन आपके पास आ रही है तो आप उसमें भी सेल्फ फंड और कोपार्सनरी घुसड़ोगे। पत्नी तुम्हारी बन रही है कि वो बन रही है कोपार्सनर्स की? तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे साथ बाउंडेशन डालनी चाहिए ना। तो आप पति के ऊपर बाउंडेशन लगा दो कि वो अपना कोई मेजर डिसीजन बिना पत्नी की कंसेंट के नहीं ले सकता। और अब अगर गड़बड़ होती है, अब पत्नियां गड़बड़ भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छी ही आए। आप उसको उसके साथ बाइंडिंग कर दो, और बाइंडिंग जब आपने कर दी ना तो वो कंपनी का ओनर है तो कंपनी में उसकी बना दो कंसेंट। अगर उसको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी में कंसेंट बना दो कि उसकी कंसेंट चाहिए। कंपेल नहीं करना, कंसेंट चाहिए। अब वो कंसेंट नहीं देती या और कोई ड्रामा करती है, ऐसा नहीं कि अच्छी महिलाएं हैं, गड़बड़ भी आएंगी जो कहेंगी नहीं मैं तो नहीं निकालती पैसा, तू मर्जी हो वो कर ले, मैं तो सिग्नेचर ही नहीं करती, मैं तो नहीं करने देती, मेरा डिसीजन ये है वह। तो फिर उसके लिए आपने क्या करना, उसके लिए आप डिवोर्स फाइल कर दीजिए, कोर्ट से सैंक्शन ले लीजिए। तो उसमें कोर्ट सैंक्शन का भी एक प्रावधान डाल दो, कोर्ट सैंक्शन का भी एक प्रावधान डाल दो कि अगर महिला कंसेंट नहीं देती तो कोर्ट में जाकर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूं वो डिसीजन सही है और मेरी पत्नी गलत है। नहीं, केसेस फंसेंगे लेकिन संबंध बने रहेंगे। और पति पत्नी का संबंध ऐसा है, देखो 100 में 90% पति पत्नी की कंसेंट आपस में एक कोऑपरेशन रहता है। 10% लोग केवल ऐसे हैं जिनमें कोऑपरेशन की कमी रहती है। नहीं, वो तो कैसे करवा दोगे, शादी के बाद ही राइट बनेगा। शादी कैसे करवा दोगे? नहीं, आपके घर में हुए नहीं, मैं कानून बनाने की बात कर रहा हूं, अभी तो कानून बने ही नहीं ना। 2005 वाले में आप अगर कंसेंट दिलवा दोगे तो ठीक है, लेकिन फिर महिला तो बिल्कुल अपाहिज हो गई ना। आप उसको सिक्योर करने की बात कर रहे हो और फिर साइन करके उसका तो शॉर्टकट निकाल लिया, एक साइड व्यू निकाल लिया, तो वो भी तो गलत है। आप सेफ तो करना चाहते हैं ना महिला को, और सेफ होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। वही मैं कह रहा हूं, 2005 का जो अमेंडमेंट है उसको एबलिश करने के बाद दूसरा अमेंडमेंट लाए कि वो जाकर जिस परिवार में जाएगी वहां को पर्सनल बन जाएगी, ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा हो जाएगी। हाँ, वही मतलब है कि आप उसमें संशोधन लाइए, संशोधन लाकर कर दीजिए और महिला की कंसेंट पति के साथ जोड़ दीजिए। अब पति के पास 1 रुपया है तो और पति के पास 1 लाख है तो वो उसमें कंकरेंस देगी। तो दोनों ने अगर अपनी स्मूथ लाइफ चलानी है तो फिर कंकरेंस से ही चलेंगे, तो ये जो डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे।
महिला के ऊपर अत्याचार का, इसका उसका जो दुनिया भर का चल रहा है ना कि आप मेरे घर में आई हैं तो मेरे हिसाब से रहोगी और ये करोगी वो करोगी, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आएगी कि भाई महिला आई है तो फिर उसका व्यू भी समझो, उसका मस्तिष्क समझो, वो दूसरे परिवार से आई है, दूसरी परवरिश से आई है, दूसरे स्टाइल से पली है, तो घर में आने में उसको कोइंसाइड करने में साल 2 साल 4 साल लगेंगे। इसीलिए 7 वर्ष का जो प्रावधान आपने रखा था वो इसलिए रखा था, 7 वर्ष का प्रावधान इसलिए रखा था क्योंकि 7 वर्ष की आयु समय एक ऐसा रहता है जिसमें हम ये मान के चलते हैं फिर उसके सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रहता, फिर वो स्मूथ लाइफ जीने लगते हैं। जो कुछ होना होता है आप बहुत सारे परिवारों में देख लो, जितने इस तरह के केसेस हैं वो 7 वर्ष के ऊपर कुछ रहता नहीं है उनमें। सास भी समझ जाती है इसको झेलना पड़ेगा, बहू भी समझ जाती है इसको झेलना पड़ेगा, पति भी समझता है कि अब ये मेरा हिस्सा हो गई, पत्नी भी समझती है अब मेरे जीवन में यही लिखा था, जो भी था जैसा भी था, वो सब फिर अपना अपना स्थान एक्वायर कर लेते हैं जैसा भी है। शरीर में गोली नहीं लगनी चाहिए, लेकिन कभी कभी आपने देखा गोली लग जाती, लोग कहते हैं मेरी अटकी है, यहां पर लगने से मृत्यु भी हो सकती है लेकिन फिर भी अटक के रह जाती है, तो वो फिर घर बना लेती है और लोग पूछते क्या है इसमें दिक्कत होती है, कुछ नहीं पता नहीं लगता, लेकिन हाँ छूने पर पता लगता है ये गोली है, एक्सरे में आती है ये गोली है, मेरे गोली लगी थी छर्रा अंदर रह गया। यानी कि वो जहरीली गोली भी घर बना लेती है शरीर में, जिससे मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो जो महिला अंदर गई है घर में, वो भी घर बना लेगी अपने आप, भले ही वो कैसी भी हो, और पुरुष भी घर बना लेगा चाहे वो कैसा भी हो, सास भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी चाहे कैसी भी हो, गालियां बाहर जाकर गालियां देगी, अपने दोस्तों को बताएगी मेरी बहू ऐसी मिल गई वैसी मिल गई, लेकिन आफ्टर ऑल बहू के सामने नहीं कहेगी कुछ। ये क्या है, 6-7 साल में एडजस्टमेंट हो जाता है, तो उसमें भी बहुत बड़ी कमी आएगी शादी होते ही कि इसकी बिना कंकरेंस के हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इवन बैंक अकाउंट भी कंकरेंस में जोड़ दीजिए कि दोनों के बोथ के सिग्नेचर होंगे तभी उसमें से पैसा निकलेगा जो सैलरी आपको मिल रही। ऐसा कर देने से महिला सेफ हो जाएगी, और जो संबंध खराब हो रहे हैं ना बहन के घर के और मायके के, वो संबंध सुधर जाएंगे। और पति के साथ तो उसने संबंध सुधारने ही थे मजबूरी में, वो तो ये राइट ना बनाता तो भी सुधारने पड़ते हैं और राइट बना देता तो भी सुधारने पड़ते हैं, झगड़ा करके सुधारेंगे या बैठ के सुधारेंगे, उनने तो साथ साथ ही जिंदगी काटनी है। और नहीं डिवोर्स हो ही जाता है तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। और डिवोर्स वीमेन को हम राइट देते ही हैं पहले से, मायके की संपत्ति में डिवोर्स होने के बाद भी मेंटेनेंस हम मायके में दे ही देते हैं, तो मेंटेनेंस का राइट आपका बंधा ही हुआ है। रीमैरिज करने पर हट जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि दूसरा पति मिल रहा है और दूसरा प्रॉपर्टी मिल रही है, वहां जाकर अपना जो भी उधम मचाना है वो मचाएगी, या जो भी उसने एडजस्टमेंट करने हैं वहां जाकर एडजस्टमेंट करेगी। और वो फिर पति के ऊपर भी, नए पति के ऊपर भी वही कंडीशनें होंगी। ऐसा करने से सेफ्टी भी हो जाएगी, और जो भारत में बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है वो तूफान भी समाप्त हो जाएगा। महिला के लिए एटलीस्ट घर रहेंगे अपने, जिन घरों में वो अपना एडजस्टमेंट कर सकती, घरों में जाने के बाद उसका सम्मान हो, लोग उसको माने, वो अपने मायके। केस हुआ होगा अच्छा था। किस पर? अभी तो 2005 में अमेंडमेंट आया, अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक केस ही नहीं पहुंचे भाई। 2005 के बाद जो मरा उस पर ये मामला लागू हुआ, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है नहीं। तो 2005 में जो मरा उसकी संपत्ति का डिवीजन ऐसे हो रहा, उससे पहले की संपत्ति का डिवीजन पहले की तरह हो रहा था। 2005 के बाद अभी मानवता हिंदुस्तान में जिंदा है, 80% महिलाएं एफिडेविट लगा देती हैं कि नहीं चाहिए हमको। मानवता भारत में जीवित है। शहर में ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, देहात में अभी भी वो कहती भैया हमें नहीं चाहिए, हमारी तो शादी हो गई, हम अपने घर चले गए। लेकिन शहरों में जहां अधिकारों का झंडा बहुत बुलंद है ना, ये अधिकार वो अधिकार, ऐसा अधिकार वैसा अधिकार, जहां आपने 1 लाख अधिकार दे रखे हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम आ गई है। और देहात की जो सोसाइटी है वो आज भी ड्यूटी ओरिएंटेड है, उसमें पति भी अपनी ड्यूटी मानता है, पत्नी भी अपनी ड्यूटी मानती है, सास भी अपनी ड्यूटी मानती है, बहू भी अपनी ड्यूटी मानती है। तो वो तो अभी भी ड्यूटी ओरिएंटेड है कि जिसमें ड्यूटीज, और उसमें जो डिस्प्यूट है वो जब डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व कर नहीं पाते लोग, उसके लिए आप प्रॉपर्टी टच कर दीजिए तो अपने आप लोग कहने लगेंगे कि प्रॉपर्टी और धन पर मार जो पड़ती है ना, उससे बड़ी मार कोई होती नहीं आदमी के ऊपर। आप आदमी को मारना है ना तो उसके धन को मारो, और उसका धन मरता है जब तो वो पैदल होता है, जब तक उसके पास धन रहता है ना तब तक वो उसकी सवारी करके सब दुनिया से लड़ जाता है, कहता सब दुनिया से मैं लड़ जाऊंगा, कोई मेरे सामने कुछ नहीं है।
तो धन पे मार कैसी, शादी करके उसके धन को टच कर दो ना पत्नी के साथ, हो गया काम। और पत्नी जो लाए उसमें भी कंकरेंस मांग लो पति की, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अटैच होगी। वो सामूहिक एक यूनिट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, साइन दोनों के चाहिए। नहीं समझे भाई, पत्नी की भी तो प्रॉपर्टी, जब पति की प्रॉपर्टी में उसको कंकरेंस मांग रहे हो तो पत्नी की प्रॉपर्टी में भी उसकी कंकरेंस ले लो। तो दोनों में से एक भी अपनी मनमानी ना कर पाए, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से काम हो। और यही तो हमारे हिंदू धर्म में मैरिज का बेसिक फार्मूला है। हमें तो याद है भाई हमारी शादी के फेरे, जिसमें कहा गया था कि आप बिना पूछे किसी नए रास्ते पर नहीं जाएंगे। किसी नए रास्ते पर जब जाएंगे तो पत्नी से कंसेंट लेंगे। ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाएंगे जहां पर आपको खतरा हो, बिना पत्नी से पूछे हुए। ऐसा कोई बड़ा डिसीजन संपत्ति का लेन देन का नहीं करेंगे जब तक कि पत्नी कंसेंट न दे। किसी पत्नी के जो भरण पोषण की जिम्मेवारी है वो आप पूरा उठाएंगे। ऐसे हमने तो हर फेरे में कसम खाई थी, वो कसम जीवंत कर दीजिए ना, लॉ बनाकर। वही कसम तो करनी है पूरी, बस और कुछ नहीं करना। वो जो आपने 7 फेरों में 7 कसमें खाई थी ना, उन कसमों को लीगल कंसेंट बना दीजिए कि आप कोई मेजर डिसीजन नहीं लेंगे पत्नी से बिना पूछे, किसी नए रास्ते पर नहीं जाएंगे पत्नी से बिना पूछे, किसी रास्ते पर जाने के बाद किसी दूसरे डेंजरस रास्ते से लौट के नहीं आएंगे, बिना पत्नी को बताए घर से नहीं निकलेंगे। ये सब नहीं, बच्चा क्यों बन जाएगा? नहीं जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो आप अपनी लाइफ आपके लिए छोड़ के आइए। अगर वो अपनी लाइफ आपके लिए छोड़ के आई है तो उसका हक बनता है कि आप उसको बताएं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और ईश्वर न करे कोई ऊंच नीच हो जाए तो एटलीस्ट पत्नी को मालूम तो है कि कहाँ हमको क्लिक करना है और कहाँ से हमको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, कहाँ कैसे हम इसकी सेफ्टी कर सकते हैं। तो पत्नी को बात पता होनी चाहिए, 1 से 2 भले। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पत्नी से ज्यादा सगा आपके लिए संसार में कोई नहीं है। लाइफ टाइम अगर किसी के साथ आपको बितानी पड़ सकती है या बिताएंगे तो वो पति पत्नी है जो लाइफ टाइम बिताएंगे। बाकी माँ बाप को चले जाना है, भाई बहन की शादियां हो जानी है, बच्चों ने शादियां हो जाकर चले जाना है, लेकिन पति पत्नी वो बुढ़े एक कमरे में ही जिएंगे और जैसे भी उन्होंने रहना उनको वैसे ही है। इसलिए उससे बड़ा बॉन्ड कोई बनता नहीं है। और ये कहा जाता है कि ऊपर से बन के आती है जोड़ियां, इसमें कोई शक नहीं है कि ऊपर से बन के आती हैं और गलत हो जाती है तो नीचे वालों ने डिवोर्स का प्रावधान रखा ही है कि अगर गलत ऊपर से बाइंडिंग हो गई, ऊपर वाले से भी तो गलतियां हो जाती है ना। लोग कहते हैं गलत परिवार में जन्म ले लिया, भाई बच्चा तो बहुत अच्छा था लेकिन परिवार गलत मिल गया, या पूरा परिवार इतना अच्छा है ये पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए यहाँ। तो गलतियां तो होती है ना, गड़बड़ सड़बड़ तो होता है। तो गलत शादी भी हो सकती है और अगर गलत शादी होगी तो डिवोर्स का प्रावधान है ना। और वैसे भी मैंने कहा कि डिवोर्स का प्रावधान नारद पाराशरन सभी ने करके रखा है कि भाई अगर ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं तो पत्नी छोड़कर जा सकती है। पति क्रुएलिटी करता है, क्रुएलिटी का ग्राउंड आज नहीं आया, क्रुएलिटी का ग्राउंड भी एंशिएंट इंडिया से आया, 2री सदी में आ गया था क्रुएलिटी कि अगर पति पत्नी के ऊपर क्रुएलिटी करता है तो पत्नी को यह अधिकार होगा कि पति को छोड़ दे। आप वो जो ओल्ड एंशिएंट हिंदू लॉ है ना उसको लीगल कर दीजिए ना, अपने कानूनों में उसको लीगल कर दीजिए। वो पुराने जो प्रिंसिपल हैं उनको लीगल कर दीजिए। आप देखिए स्मूथ लाइफ जीत आती है कि नहीं आती। लेकिन ये जो तरीके हैं 2005 का अमेंडमेंट, और उसमें एक बहुत खतरनाक अमेंडमेंट है, पत्नी जो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी ना, विधवा जो प्रॉपर्टी पति की एक्वायर करेगी वो रीमैरिज के साथ साथ ले जाएगी, रीमैरिज पर भी साथ ले जाएगी। तो इससे कितनी बड़ी व्यवस्था फैलने वाली है ये सोचो। नहीं पावर नहीं मिलती जा रही, सरकारें सोचती हैं, अच्छा सोचने की कोशिश करती हैं, जैसी सलाह दे दी वैसा उन्होंने कर दिया। भाई जैसी सलाह दे दी वैसा उन्होंने किया और जैसा उनको अच्छा समझ में आया वैसा किया। उन्होंने पब्लिक कंकरेंस, पब्लिक कंसेंट तो ली नहीं थी, या फिर कहीं से उन्होंने अमेंडमेंट लाने से पहले महिलाएं कैसे सेफ हो, सिक्योर हो, वैसे कहीं रेफरेंडम नहीं करवाया, ना ही कोई रायशुमारी करवाई, प्लीबिसाइड करवा लेते। सरकारें करती नहीं क्या? यूरोप में ऐसे मेजर डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे कंट्री हैं जो उससे पहले रेफरेंडम करवाते हैं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर प्लीबिसाइड करवाते हैं कि भाई आप लोग अपनी राय दे दें कि इस पर हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसा होता है ना।
वही मतलब है कि वो फिर बहुत कुछ जो है वो आगे, जैसे एलोपैथिक की दवा होती है ना, एलोपैथिक की, तो कहते हैं वो तत्कालीन बीमारी तो सही कर देती है लेकिन उसका कहीं साइड इफेक्ट छोड़ देती है। 2005 का अमेंडमेंट तत्कालिक बीमारी को तो सही कर सकता है लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत बुरा है, और साइड इफेक्ट जब एलोपैथिक दवा का होता है तो कैंसर हो जाता है, फिर वो मृत्यु की तरफ ले जाता है। जुकाम तो सही कर दिया उसने, लेकिन उसने वो सेरिडान की गोली या कोई और टैबलेट खाता रहा ना तो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी लगातार दवा खाने से। तो वो उस समय तो दर्द बंद हो गया, लेकिन हकीकत है कि हार्ट फेल होने की तैयारी आपने कर दी, मरने जा रहा है, तो उसके मरने की व्यवस्था कर दी। 2005 का अमेंडमेंट भी कुछ ऐसा ही अमेंडमेंट है जो तत्कालिक बीमारी को तो सही करता है लेकिन मृत्यु की तरफ ले जाता है हर हालत में। देश की ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इससे, और पड़ रहा है। फैमिली कोर्ट्स लगातार बनानी पड़ रही हैं। फैमिली कोर्ट्स में इतने वाद जा रहे हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो 2-2, 3-3 फैमिली कोर्ट्स बना दिए, 1, 2, 3 इन